हेलो एवरीवन, निम्बस करियर्स टीचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, डी ट्रिपल एस पी की तरफ से जो डिफरेंट पीजीटी की वैकेंसीज है, इनका जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर दिया गया है। वैकेंसी कभी भी आउट हो सकती है। और अगर मैं बात करता हूं, हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसमें आपको 18 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें मेरे को लगता है 8 आपका यहाँ पे फीमेल्स के लिए, 10 मेल्स के लिए है। तो ये आपका जो कंपटीशन रहने वाला है वो काफी यहाँ पे टफ रहने वाला है। तो इसके लिए आपको जो तैयारी है वो पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ डी ट्रिपल एस पी का 2025 का फिजिक्स का पेपर कैसा आया था, है ना, कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपने बस एनालाइज करना है क्वेश्चन कैसे आए हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। आपको समझाऊंगा भी कि क्वेश्चन हम कैसे कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और साथ में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे किस लेवल के पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाती है। और यहाँ पे इसका रीजन ये भी है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपको यहाँ पे जैसे एनबीएस है, केबीएस है, उनसे थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिला है। बहुत सारे स्टेट्स एग्जाम जो आपके पीजीटी स्टेट के जो पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, उनसे भी आपको थोड़ा सा जो लेवल है वो कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाती है। और साथ में यहाँ पे जो जर्नल वाला होता है ना 100 नंबर का पेपर, उसमें भी बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। तो देखो, जैसे आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है यहाँ पे ना, जिसको बोलते हैं सिग्मा, वो मेटल की डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड उनका जो मीन कोलिजन टाइम है, जिसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम भी बोल देते हैं ना। देन आपका बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट दिस डिपेंडेंस। तो ये डिपेंडेंस को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आपने बताना है कि सिग्मा यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एंड देन यहाँ पे आपका मीन कोलिजन टाइम है, इस पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो आपको इनके बीच का रिलेशन बताना है। अब इसके बीच का रिलेशन आएगा कैसे, इसके रिलेशन की शुरुआत होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कि सर्किट में जब मूव करेंगे, तो जब उनमें कोलिजन होगा, ठीक है, उस कोलिजन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जनरेशन होता है। तो जब वो आपस में टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, और इसकी वजह से आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वीडी। अब वेलोसिटी आपकी होती क्या है, वेलोसिटी होती क्या आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a इंटू टाउ। तो हमारा पहला रिलेशन तो ये वाला आ गया, ठीक है, कि वी डी इज इक्वल होता है a इंटू टाउ। अब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, आपका यहाँ पे, तो इसको मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पता है कि फोर्स इज इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मेरे को अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में मेरे को यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिखना है। तो मेरे को पता लग गया कि एक्सेलरेशन क्या होती है, मास इनटू फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखूंगा तो होगा फोर्स अपॉन मास आ जाएगा यहाँ पे ना। अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करता हूं, तो आपको पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, है ना। तो यहाँ पे हम चार्ज की बात किसकी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी ई टाइम्स ई। ई आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर ई है कैपिटल ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ए यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा ई टाइम्स एम। तो यहां से जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी वी डी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका पर्टिकुलर ई टाइम्स एम इंटू टाउ, है ना। तो ये आपका यहाँ पे पहला रिलेशन आ गया। ये तो अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हम बात करेंगे आपका एक और चीज के बारे में, जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब देखो, करंट डेंसिटी आपकी यहाँ पे होती क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जे से शो करते हैं, करंट डेंसिटी को जे से शो करते हैं। इसको बोलते हैं कितना करंट जा रहा है आपका यहाँ पे पर यूनिट यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया से, ना, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट जा रहा है। तो जे इज इक्वल टू होता है आई अपॉन है ना, ये आपने याद रख लेना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि जो करंट डेंसिटी है वो डिपेंड किस पे करेगी, करंट डेंसिटी डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, एक तो यहाँ पे नंबर्स पे डिपेंड करेगी। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये करेगा n इंटू ई, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही यहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, ये चीजें पता होनी चाहिए जब हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये रिलेशन आपका आ गया। अब जैसे ही मैं वीडी की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ पे आपका रिलेशन बनेगा जे इज इक्वल टू यहाँ पे एन ई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे ई टाइम्स ई एम इंटू टाउ, ठीक है। और जब इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एन ई स्क्वायर, ठीक है, टाउ अपॉन एम, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे बाहर निकाल दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा जे। और यहाँ पे जब रिलेशन बनता है जे इज इक्वल टू यहाँ पे आपका
इसको लिखते हैं सिग्मा ई। जे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है सिग्मा इंटू ई के इक्वल आ जाता है। और ये जो सिग्मा है यही तो आपका यहाँ पे रिलेशन है कि नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और यहाँ पे ये मीन कोलिजन टाइम। तो इसका मतलब है कि जे और यहाँ पे पर्टिकुलर आपका यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है ना ये आपका कंडक्टिविटी शो करती है। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या आ गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम है ना ये वाला आ गया। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके आपका कोलिजन टाइम के। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। अब देखो जब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी है ना कि आपका किसका रिलेशन क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है करंट डेंसिटी क्या होती है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। और यहीं से देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हम इनसे एक ऊपर लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको चीजें समझना आसान हो जाए। अगला क्वेश्चन है बोला कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड। अब देखो आपसे बोला गया ईएमएफ। ईएमएफ पहले तो समझे कि होती क्या है आपका ना। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूं कि ईएमएफ आप कैसे समझ सकते हो तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अगर मैं मेजर करने की बात करता हूं तो वोल्ट में इसको यहाँ पे हम मेजर करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ जी यहाँ पे मैंने कोई भी आपको चीज दे दी कोई बैटरी दे दी कोई सेल दे दिया मैं बोलूंगा इसका ईएमएफ क्या है। तो सपोज करो मैंने आपको एक सेल दिया ना दिस इज द सेल है ना ये आपका एक सेल है इसके ऊपर पॉजिटिव है नेगेटिव है। इस पे सपोज करो एक सेल पे लिखा हुआ 1.5 वोल्ट एक पे लिखा हुआ यहाँ पे 12 वोल्ट किसी पे लिखा हुआ 10 वोल्ट। तो जब यहाँ पे सर्किट ओपन होता है ठीक है जो आपका इस पे लेबल मेंशन किया होता है ना यहाँ पे कि जब वहां पे यूज नहीं हो रहा तो उस केस में आपका यहाँ पे ठीक है उस केस में जो यहाँ पे मेंशनिंग होती है ना किसी भी सेल के ऊपर बैटरी के ऊपर उसको बोलते हैं उसका ईएमएफ। ठीक है तो याद रखना यहाँ पे ईएमएफ यहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम पे जब आपका यहाँ पे सेल काम नहीं कर रहा सर्किट यहाँ पे जब ओपन है उस टाइम पे यहाँ पे उसका क्या पोटेंशियल है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं ईएमएफ बोल देते सेल का। सभी को समझ आया कि मैक्सिमम जो यहाँ पे पोटेंशियल जो उस टाइम पे ऑफर कर रहा है जो यहाँ पे मेंशन किया होता है सेल के ऊपर उसको बोलते हैं ईएमएफ। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूंगा सपोज करो यहाँ पे हमने कोई बल्ब लगा दिया है ठीक है बल्ब लगा दिया है इस बैटरी से ना तो बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि यहाँ पे एक साइड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे जिसकी वजह से बल्ब जल जाएगा। अब जब यहाँ पे बल्ब जलेगा तो यहाँ पे आपको ये जो 10 वोल्ट दिख रहा है ये 10 वोल्ट थोड़ी जाएगा सपोज करो यहाँ पे 8 वोल्ट जा रहा है ठीक है। तो ये जो 8 वोल्ट जा रहा है इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे ये जो आपको अब आपको 2 वोल्ट की कमी देखने को मिल रही है था तो 10 वोल्ट लेकिन गया 8 वोल्ट ये 2 वोल्ट कहाँ पे गया तो 2 वोल्ट गया ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में है ना। क्या होता है क्योंकि अंदर सेल के अंदर भी तो कुछ यहाँ पे होंगे ना इस तरह से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उसको यहाँ पे रोकने में कोई काम करेगा। तो इसका जो रिलेशन होता है आपका यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का होता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर है ना। क्या होता है V इज इक्वल टू होता है ई प्लस आई आर ये आपने ध्यान में रख लेना है। सभी को समझ आया V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है ई प्लस आई आर होता है ठीक है। और इसको यहाँ पे या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे अगर मैंने E निकालना है ना अगर मेरे को यहाँ पे E देखना है ना तो E की वैल्यू होगी V प्लस आई आर होगी ठीक है। और अगर हमने ये हम कब कर रहे हैं जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेरे को यहाँ पे चार्ज करना है जब मेरे को चार्ज करना तो ये रहेगा जब मेरे को डिस्चार्ज करना तो होगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है ना। जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो V इज इक्वल टू ई माइनस ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर होगा और जब चार्जिंग होगी तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि V आपका यहाँ पे वो टर्मिनल पोटेंशियल है और आई आर यहाँ पे क्या है जो लॉस हुआ है। तो आपसे बोला गया जो ईएमएफ है सेल का वो किस पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पे एरिया प्लेट का यहाँ पे कितना है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी है या फिर आपका डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स कितना है। तो देखो सिंपल है कि आपका जो इलेक्ट्रोड्स है उनका नेचर कैसा है इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कैसे हैं उनके ऊपर आपका जो ईएमएफ है डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ से समझाना चाहता था कि जो ईएमएफ होता क्या है ठीक है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हो तो V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और E आपका यहाँ पे ईएमएफ है आई आर यहाँ पे क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जब मेरे को चार्ज करना पड़ेगा तो मेरे को यहाँ पे इसको ऐड करना है जब डिस्चार्ज करूंगा तो मैं इसको यहाँ पे माइनस जब डिस्चार्जिंग होगी तो माइनस ही हो रहा है ना यहाँ पे क्योंकि कम वोल्टेज आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो आई आर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है लॉस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये रिलेशन हम आगे यूज करेंगे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया पहले ही। चलिए जी अगला क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द गामा रेज। तो अब गामा रेज की एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गामा रेज को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो आपने ये तो सुन रखा होगा कि गामा रेज क्या होती है हाईली एनर्जेटिक रेज देखने को मिलती है। हाईली एनर्जेटिक रेज क्यों होती है क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। मतलब आपको यहाँ से ना
एक चीज पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वो कैसे यहाँ पे रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताता हूँ, तो याद रखना यहाँ पे ट्रिक है आपका यहाँ पे रेडियो मिर्ची, ठीक है, आई लव यू, एक्सरेस, गामा रेस, ये है आपकी ट्रिक। तो रेडियो मिर्ची से आपका रेडियो वेव्स है, मिर्ची से आपका माइक्रोवेव्स है, आई से आपका यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स है, देन आपका यहाँ पे वी से आपका यहाँ पे विजुअल रेज है, यू से यूवी रेज है, एक्स से एक्स रेज है और वाई से गामा रेज है। और यहां से लेके जो यहाँ का ट्रेंड है, जब मैं मूव करता हूँ लेफ्ट से राइट, तो ये है आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ कम होती जा रही है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, उसके कम यहाँ पे आपका माइक्रोवेव्स की, एंड सबसे कम होती है आपकी गामा रेस की। अब वेवलेंथ सबसे कम होती है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसका मतलब यहाँ पे क्या है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपकी जो गामा रेज है इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो यहाँ पे इनका काम कहाँ पे होगा, अगर मेरे को यहाँ पे किसी की चीज के अंदर डीप डाउन जाना है, अगर मेरे को पेनिट्रेशन करनी है डीप डाउन जाके, तब हम वहां पे यूज कर सकते हैं। आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा, कंटेनर हुआ करते थे, आप बार्बर की शॉप पे जाते तो वहां पे आपको कैंची वगैरह होती थी, तो या फिर कोई भी उनके जो ऑपरेटर्स होते थे वो किसी की कटिंग करने के बाद यहाँ पे एक बर्तन में या फिर एक छोटा सा बॉक्स होता है उसमें डालते थे, है ना, फिर उसको स्टरलाइज करते थे। तो कीटाणु खत्म करने के लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, गामा रेज का यूज करते हैं। एंड देन यहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यहाँ पे गामा रेज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, यहाँ पे आंसर आना था ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर हियर। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज ये बताना चाहता था कि ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि होता यहाँ पे क्या है, कि हम गामा रेज का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। सभी को समझ आया, क्लियर है? बस ऐसे ही अपनी फिजिक्स पढ़नी है, ऐसे फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट भी जागेगा, आपको यहाँ पे चीजें भी क्लियर होंगी। अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर यूजिंग द लैमिनेटेड कोर्स इन द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, देखो जो ट्रांसफॉर्मर का अंदर कोर होता है ना, उसके ऊपर लैमिनेशन की होती है ना, उसको यहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर यहाँ पे एक लेयर चढ़ाई होती है। उस लेयर चढ़ाने का कारण यहाँ पे क्या है, ताकि जो एडी करंट की वजह से लॉसेज उनको कम किया जा सके, ताकि यहाँ पे हाइथेरेसिस लॉसेज कम किया जा सके, ताकि इंक्रीज किया जा सके फ्लक्स लीकेज, या फिर यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके रेजिस्टेंस। अब देखो होता है यहाँ पे क्या है कि जो कोर होता है ना, अगर उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको लैमिनेट नहीं करेंगे, तो कोर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जनरेट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएंगी, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी ना, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा कि जब चार इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उनकी भी यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो जो फील्ड लाइंस है वो आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी इस तरह से, है ना, ये फील्ड लाइंस आपस में इंटरफेयर करेंगी। जब इंटरफेयर करेंगी तो उनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, हीट काफी जनरेट हो जाती है। जब हीट जनरेट होती है उसकी वजह से आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लैमिनेशन की होती है ना हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर, वो यहाँ पे ये जो एडी करंट्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये जो करंट्स है वो खुद इंड्यूस हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी आपस में इंटरफेयर करेंगी और लगातार यहाँ पे वो क्लोज आती जाएंगी, तो उनकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार यहाँ पे आपका जो मोटर है वो जल जाती है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे इंडक्शन होता है ना, इंडक्शन यूज करते हो घरों में, ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, कॉइल होती है, इंडक्शन के ऊपर आप यहाँ क्या रखते हो, कोई यहाँ पे बर्तन रखते हो, वो गर्म हो जाता है, तो उसमें हो क्या रहा है, वो एडी करंट्स ही तो है यहाँ पे, कि उनके बीच में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो आपस में इंटरफेयर करती है। जब इंटरफेयर करती है तो हीट को प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता है यहाँ पे क्या होगा कि वहां पे तो फायदा होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, आपका नुकसान होगा, आपका एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से करंट कम से कम जा पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो कोर होता है ना, उसको लैमिनेट किया जाता है, ताकि ये जो एडी करंट के लॉसेस है इनको कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी थी, इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। तो देखो ये सारी चीजें आपके कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, एडी करंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन के बेस पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से सोल्व हो जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन बोला गया आइडियल एलसी सर्किट भी पूछा गया आपसे।
तो सीधा जब हम यहाँ पे एलसी एल आर एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे तो वो आपका सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए आइडियल एलसी सर्किट। अब देखो कि आइडियल सर्किट है, सर्किट कैसा है यहाँ पे, एक आइडियल है। आइडियल का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी आपको वहां पे लॉसेस वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपकी जो हीट है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। आइडियल का मतलब यही होता है ना कि अगर मैं बहुत बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे इस चीज को फॉलो करता हूँ, मैं यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे आइडियल है, तो मैं उसकी तरह की कोशिश करूंगा बनने की, है ना। तो वैसे यहाँ पे आइडियल एल सर्किट में यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी आपको यहाँ पे हीट की वजह से लॉसेस नहीं देखने को मिलेंगे। इसका मतलब देखो यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं यहाँ पे कि इट कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेज ड्यू टू द ऑसिलेशन। देखो यहाँ पे आइडियल है तो वो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, वहां पे ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एनर्जी की बात की कि एनर्जी डिक्रीज होगी आइडियल में, तो एनर्जी डिक्रीज तो नहीं होगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मैं इसको एक बार के लिए सही मान सकता हूँ। आगे बोला गया इट रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसको भी मान लेते हैं। अब सभी में देखो कांस्टेंट लिखा हुआ है, एक ऑप्शन तो डिलीट हो गया। अब बोला गया यहाँ पे कि एनर्जी तो कांस्टेंट है, लेकिन ये आपकी यहाँ पे किसमें स्टोर होगी, ये आपकी स्टोर होगी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर में। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एलसी के बारे में, एल है आपका इंडक्टर, सी है कैपेसिटर। तो अगर एलसी सर्किट है तो वहां पे दोनों की कंट्रीब्यूशन होगी ना, कि किसी एक की कंट्रीब्यूशन होगी। यहाँ पे कैपेसिटर की क्यों होगी, और यहाँ पे क्या इंडक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी, और वो यहाँ पे जो ये जो आपका यहाँ पे एलसी यहाँ पे सर्किट है ये ऑसिलेट करेगा किसके बीच में, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इंडक्टर की वजह से, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कैपेसिटर की वजह से, तो उसके बीच में आपका ये जनरेट ये यहाँ पे मूव करता रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। तो जब आप यहाँ पे चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू भी यहाँ पे आंसर कर सकते हो। तो ये ऑप्शन के थ्रू मैंने बताया किस तरह से आंसर कर सकते हो कि आपका आइडियल लिखा है तो आपने उस चीज को दिमाग में रखना है कि आइडियल एलसी सर्किट के बारे में बात की गई है, तो वहां पे ना तो किसी एक की यहाँ पे अधिकता होगी, ना तो किसी एक के यहाँ पे कुछ कम होगा, दोनों बराबर होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया कि ओम्स लॉ को हमने यहाँ पे लिखना है आपका ना, ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टिविटी, है ना, कि ओम्स लॉ को हमने यहाँ पे रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखना है। तो मैं मतलब कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ पे ओम्स लॉ से स्टार्ट करूंगा। हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब होता है V इज इक्वल टू यहाँ पे IR, है ना, ये तो हमारा ओम्स लॉ होता है। अब मेरे को यहाँ से रेजिस्टिविटी लेके आनी है। रेजिस्टिविटी कहां से आती है, वो रेजिस्टेंस से आती है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। दिस इज द यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसको तो 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, और V इज इक्वल टू IR को भी पढ़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जहां पे आपका यहाँ पे R लिखा हुआ है, R की जगह मैं यहाँ पे V अपॉन I कर दूंगा, तो ये बनेगा V अपॉन I इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, V इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर दूंगा I अपॉन A एंड रो इंटू L। क्या किया मैंने, I अपॉन A रो इंटू L। I अपॉन A क्या होता है, व्हाट इज I अपॉन A, अभी मैंने बताया था I अपॉन A होता है करंट डेंसिटी की अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो यहाँ पे क्या बनेगा, V इज इक्वल टू J रो एंड L। यहां तक हम पहुंच गए। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे अगर मैंने इसकी यहाँ पे, अब आपको देखो कहीं भी पर्टिकुलर आपको या तो E दिख रहा है या तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आनी है मैंने, तो मैं पता है कि मैं यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ सकता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू E टाइम्स L, है ना। तो यहाँ पे आएगा V इज इक्वल टू E टाइम्स L, तो ये हो जाएगा आपका J रुको यहाँ पे रो नीचे था ना, रो L अपॉन A, ठीक है ठीक है ठीक है, रो तो हमें ऊपर चाहिए, ठीक है। तो रो यहाँ पे ये रहेगा, एल यहाँ से रहेगा, एल से एल कट गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई इज इक्वल टू यहाँ पे रो जे, ई इज इक्वल टू रो जे कहाँ पे है, तो वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। दिस इज द यहाँ पे आपका ओम्स लॉ आपका यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की फॉर्म में हम यहाँ पे ओम्स लॉ, अब मेरे को बनाना था ये वाला रिलेशन, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आया, क्योंकि हर जगह यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई थी, और यहाँ पे V की फॉर्म में मैं यहाँ पे इसको लिख नहीं सकता था, क्योंकि L मेरे को यहाँ पे काटना था, L कहीं था नहीं, I की फॉर्म में था यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सारा तामझाम किया, ये सारा चीजें लिखी। तो ये चीजें आपने समझनी है कि हमें रिलेशन तक पहुंचेंगे कैसे। तो देखो आपसे यहाँ पे क्या है, रिलेशन ही तो निकालने के लिए पूछा गया है, तो हमें यहाँ पे वो सीखना है कि रिलेशन हम निकाल सकते कैसे हैं, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, ठीक है। होप करता हूँ ये चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही होंगी, है ना, धीरे धीरे समझ आएंगी। नहीं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है तो बुक्स खोलो अपनी, है ना, वहां पे देखो कि ओम्स लॉ में क्या क्या बोला गया है। जैसे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे मैं लिखा था यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A,
तो जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोकना। किसको रोकेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे। अब देखो जितनी वायर की लेंथ लंबी होगी, ये वायर है, एक वायर ये वाली है, एक वायर यहाँ पे ये वाली है। अब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इनको ज्यादा लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये ज्यादा लंबा रास्ता जब ट्रेवल करेंगे तो ज्यादा आपस में टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना यहाँ पे। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। वैसे ही एक वायर आपको यहाँ पे इतनी यहाँ पे मोटी है, एक वायर यहाँ पे आपकी इतनी मोटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जब जाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा टकरा के जाएंगे, यहाँ पे खुले आम जाएंगे, यहाँ पे इजीली जाएंगे। इसका मतलब जितना यहाँ पे वायर का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, उतना यहाँ पे क्या रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो यहाँ पे आता है R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कराते हैं तो बनता है रो L/A ना, तो इसलिए ये वो रिलेशन आया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये रिलेशन किस तरह से आते हैं वो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। चलिए अगला बोला गया था कि एक मेटलिक कंडक्टर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो सिंपल बोला गया है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, घुमा फिरा के आपसे एक डेफिनेशन पूछी गई है, क्योंकि कंडक्टर पे है, मेटलिक कंडक्टर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हमें यहाँ पे क्या बोलता है, ओहम्स लॉ क्या बोलता है, ओहम्स लॉ बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही तो यहाँ पे ओहम्स लॉ है। बस ये आपने ध्यान रखना था कि यहाँ पे ओहम्स लॉ की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द two ends of the conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it। कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, कितना करंट यहाँ पे उस टाइम पे जा रहा है। जितना करंट ज्यादा जाएगा, ठीक है, या फिर जितना आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना यहाँ करंट ज्यादा होता जाएगा, जितना करंट ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा। और ये होता कहाँ पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपसे ओहम्स लॉ तो पूछा गया था। अब आपने यहाँ पे देखना ऑप्शन, रेजिस्टेंस तो है नहीं होगा, रेसिप्रोकल तो वोल्टेज, रेसिप्रोकल तो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, बिल्कुल सही है यहाँ पे कि वोल्टेज यहाँ पे कंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पे कैसी है, रेसिप्रोकल तो नहीं है ना, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा कम होगा। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इसलिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है इसमें जो कट ऑफ है वो आपको हाई देखने को मिलती है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपके ऐसे रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे होगा ना कट ऑफ हाई रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया आपका ईएमएफ के ऊपर। देखो ईएमएफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ईएमएफ ऑफ द सेल आपका यहाँ पे किस तरह से निकाल सकते हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे बोला गया कि दो आपका यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनका ईएमएफ E1 E2 है, और उनका जो अंदर का रेजिस्टेंस है वो R1 R2 है, और उनको यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट किया गया है। मतलब मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो कुछ डायग्राम आपको यहाँ पे ईएमएफ अगर मैं इसको ऐसे नोट करता हूँ, और ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, तो ये ऐसे है आपका ना, इस तरह से आपका ये सर्किट बन जाएगा ना, इस तरह सर्किट बन जाएगा। ये इस तरह से कनेक्टेड है ना, ये बैटरी लगा देता हूँ, ये स्विच लगा देता हूँ, ऐसे है। तो ये E1 है, ये आपका यहाँ पे R1 है, ये E2 है, ये आपका यहाँ पे R2 है। ठीक है, यहाँ से कोई करंट यहाँ पे I फ्लो कर रहा है। जब I फ्लो करेगा तो इस लेग में I1 जाएगा करंट, इस लेग में यहाँ पे I2 जाएगा, और लास्ट में आपको यहाँ पे टोटल I क्या बनेगा, I1 प्लस I2 मिलेगा। इतना तो आपको यहाँ पे समझ आ गया यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में करंट अलग अलग डिवाइड हो जाता है, बंट जाता है यहाँ पे। तो जब बंटेगा तो जितना जिसको चाहिए होगा उतना मिल जाएगा। तो ये तो हमें यहाँ पे ये देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे ईएमएफ। अभी मैंने रिलेशन बताया था ना यहाँ पे ईएमएफ, और यहाँ पे जब हम डिस्चार्जिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तब ईएमएफ और यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है। तो हमने देखा था E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ये देखा था हमने, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। तो अगर मैंने यहाँ से अब I को उस साइड शिफ्ट करना है तो आई आर को जब मैं इस साइड लेके आऊंगा तो बनेगा आपका यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये इस साइड जाएगा, ठीक है, इस साइड जाके यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर आपका E माइनस वी। ठीक है, ये रिलेशन बनेगा आपका यहाँ पे ना, ठीक है। या फिर हम चार्जिंग वाले केस में देख लेते हैं तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आई आर लिखता हूँ तो यहाँ पे आई आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे E माइनस वी है ना। चार्जिंग देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको बोला गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ना जब हम चार्ज ही कर रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी E माइनस वी अपॉन आर है ना। जब मैं यहाँ पे I1 वैल्यू निकालूंगा तो I1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 के लिए वैल्यू आएगी I1 इज इक्वल टू E1 माइनस वी अपॉन R1, और I2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी E2 माइनस वी अपॉन R2। अब आप बोलोगे V क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सर्किट कैसा है, पैरेलल सर्किट है।
पैरेलल सर्किट में जो आपके एंड्स होते हैं इनके कॉमन एंड्स क्या है, ये है कॉमन एंड्स। तो एंड अगर कॉमन है तो पैरेलल सर्किट में हमेशा याद रखना कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो V है वो यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। पैरेलल सर्किट में आपका यहाँ पे जो V है वो यहाँ पे क्या रहता है, सेम रहता है। अगर वो सेम रहता है तो इसका मतलब है V की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब जब मैं इसको I1 प्लस I2 करूंगा, जब मैं टोटल I निकालूंगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे IR जब मैं I निकालूंगा तो बनेगा आपका I1 प्लस I2, तो मतलब E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। जब मैं यहाँ पे इनका वो निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा तो बनेगा यहाँ पे R1 इंटू R2, ठीक है। और ये बनेगा आपका E1 R1 माइनस V R1 प्लस यहाँ पे E2 R, यहाँ पे E2 R1, ये E1 R2 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना एलसीएम करके, और V R2 यहाँ पे आएगा, E2 R1 होगा और माइनस आपका यहाँ पे V R1 हो जाएगा। अब यहाँ पे यह बनेगा I, तो यहाँ पे R1 R2 इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा I R1 R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे E को साथ में ले आते हैं तो ये बनेगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस, हम यहाँ पे देखो V माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा आपका R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक है। ये आ गया सभी को। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर यहाँ पे V की वैल्यू है, ठीक है, क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो यहाँ से देखो पर्टिकुलर जो आपका R1 R2 है ना, इन सभी को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, है ना। सभी को अगर मैं R1 R2 से डिवाइड करता हूँ तो इसको मैं R1 R2 से डिवाइड करूंगा, इसको यहाँ पे R1 R2 से डिवाइड करूंगा, इसको भी यहाँ पे R1 R2 से डिवाइड करूंगा, तो आपको यहाँ पे V की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो रिलेशन आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो ये वाला आएगा कि दैट इज आपका E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, दिस इज आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये जो रिलेशन आएगा वो किसका आएगा, यहाँ पे ये रिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया वो ये बताएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन आएगा वो आएगा E1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, E2 को R1 से करेंगे, नीचे R1 R2 कर देंगे, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि आपसे देखो यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया ना, आगे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताओ जी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे इसी की बेसिस पे आपसे जो न्यूमेरिकल है वो पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एलसीए सर्किट पे है। एलसीए सर्किट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एलसीए सर्किट पे बोला गया है कि सीरीज यहाँ पे एलसीए सर्किट है वो रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है, तो बोला गया तो वोल्टेज अक्रॉस द यहाँ पे इंडक्टर एंड कैपेसिटर। देखो अगर कोई चीज रेजोनेंस में है, ठीक है, रेजोनेंस में आपका यहाँ पे पता क्या रहता है कि जो मैग्नीट्यूड है चीजों का वो यहाँ पे मतलब रेजोनेंस देखा ना यहाँ पे कि रेजोनेंस में हम चल रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे जो संगीत की ताल सुर होते हैं वो रेजोनेंट का मतलब होता है सेम ताल पे सेम, जब यहाँ पे हाई जा रहा है तो हाई जा रहा है, सेम लो जा रहा है पिच लो जा रही है सेम हाई, इस तरह से रेजोनेंस में चीज चलती है। तो यहाँ पे जब आपका एलसीए सर्किट में बात करते हैं कि अगर वो रेजोनेंस पे तो बोलते हैं वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर यहाँ पे क्या होगी। तो देखो रेजोनेंस में आपका जब एलसीए सर्किट होता है ना तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है ना, जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है। किसका यहाँ पे आपसे इंडक्टर कैपेसिटर बोला गया है, ये आपका इंडक्टर है कैपेसिटर है। अब देखो इंडक्टर कहाँ से स्टार्ट किया, ये ऊपर से इसकी साइन वेव स्टार्ट हुई है, कैपेसिटर की ये नीचे स्टार्ट हुई है, ये ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिन के नीचे स्टार्ट होता है। तो इनमें आपका यहाँ पे क्या बनता है, फेज डिफरेंस बन जाता है। क्या बनता है, फेज डिफरेंस बन जाता है। तो याद रखना यहाँ पे कि जब कभी भी रेजोनेंस में होगा यहाँ पे एलसीए सर्किट, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनमें क्या होगा कि फेज डिफरेंस जनरेट होगा जो कि आपका 90 डिग्री का होता है ना, ऑपोजिट होता है यहाँ पे। तो ये होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट इन फेज। अब देखो यहाँ पे इसमें आपका यहाँ पे क्या था कि दोनों जीरो होंगे, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम फेज में होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड सेम फेज में होंगे। तो इस तरह से आपने बस ये चीजें अगर आपको पता होंगी, अगर आपने एलसीए सर्किट अच्छे से पढ़ा है तो वहां से आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है क्लियर हो जाएगा। जब हम एलसीए सर्किट करेंगे पूरा निकालेंगे यहाँ पे किस तरह से आता है। लेकिन अभी के लिए आपने बस इतना ध्यान रखना कि रेजोनेंस में होता क्या है आपका कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है लेकिन उसमें फेज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो लैग करते हैं दूसरे से 90 डिग्री से। अगला था यहाँ पे कि अंडर विच कंडीशन इज द ईएमएफ ऑफ ए सेल इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू इलेक्ट्रोड्स, है ना। तो बोला गया कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो ईएमएफ है वो कब इक्वल होगा। तो मैंने बोला था कि ईएमएफ यहाँ पे होता क्या है कि जब आपका यहाँ पे सर्किट काम ना कर रहा हो, है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल जब यहाँ पे सर्किट ऑफर करे, जब वो काम नहीं कर रहा होता उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ आपका यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो आप सब बोला गया कि जब से ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल कब होगा। अब देखो जैसे सर्किट चलना शुरू कर देगा ना, काम करना शुरू कर देगा, तो
होगा क्या, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ईएमएफ तो हमेशा ज्यादा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि जब आपका यहाँ पे सर्किट काम कर रहा है, सर्किट क्लोज है, और उस केस में आपका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, कोई ना कोई फ्रैक्शन माइन्यूट आपको इंटरनल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, ईएमएफ ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तभी वो इक्वल हो सकता है ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के, जब सर्किट काम नहीं कर रहा हो। ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, तो यहाँ पे बोला गया कि ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलवेज वाली तो स्टेटमेंट पहले गलत कर दो, बोलेगा व्हेन द सेल इज कनेक्टेड इन द क्लोज सर्किट और व्हेन द सेल इज कनेक्टेड इन द ओपन सर्किट। अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट बोली गई है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, एक सही वाली गलत वाली है, तो मतलब दोनों में से एक तो सही होगी, तो इसको पहले गलत कर देता हूं। तो देखो यहाँ पे बोलेगा क्लोज सर्किट, जब सर्किट काम कर रहा हो, जब सर्किट काम कर रहा होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। देखा था हमने यहाँ पे कि E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, V माइनस आई आर। ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे जो V है वो यहाँ पे E माइनस आई आर है ना, इस तरह से हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो ये जो आपका रिलेशन है वो यहाँ पे क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, E से कम हो जाएगा ना, तो ये V इज इक्वल टू यहाँ पे E माइनस आई आर, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो E की वैल्यू वो ज्यादा होगी, जब इसमें से आई आर माइनस करेंगे तभी तो V आएगा, जब सर्किट यहाँ पे आपका डिस्चार्ज हो रहा होगा ना, जब चार्ज हो रहा होगा तो हमें E प्लस यहाँ पे आई आर करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका इस तरह से करना पड़ेगा, अगर मेरे को V में लेके आना तो मैं E में यहाँ पे आई आर प्लस कर दूंगा, तो इस तरह से आपका यहाँ पे रहेगा। तो ओपन सर्किट में अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, तब आपका यहाँ पे क्या रहेगा, तब आपका यहाँ पे दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो ईएमएफ है वो एक दूसरे के आपका इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि दो रेजिस्टेंस है, उनका अलग अलग यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो देखो आपको यहाँ से रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, ये बताना चाहिए। तो दो रेजिस्टर हैं वो क्या है, पैरेलल में है, तो ये एक रेजिस्टर मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया और एक रजिस्टर मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है ना, ये पैरेलल सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सपोज करो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 है। ठीक है, तो बोला गया है कि इनमें से यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कि जो ये रेजिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे जो इनका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा यहाँ पे कम रहता है। देखो क्योंकि जब मैं सिंगल सर्किट की बात करता हूँ, जब आपका सीरीज में होगा रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस सीरीज में, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ से करंट I को जाना है, यहाँ से भी करंट I को जाना है, यहाँ से करंट जो I होगा वो यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, है ना, इसको इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसको इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे I को यहाँ से पास करना है, I को यहाँ से पास करना है। अब देखो यहाँ पे करंट को रास्ते जाने के लिए दो रास्ते हैं, यहाँ पे करंट को एक ही रास्ते से जाना है और दो यहाँ पे अलग अलग रोक उसको रोकने के लिए है, यहाँ पे एक ही उसको रोक रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे जब कभी भी यहाँ पे पैरेलल सर्किट की हम बात करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब आएगा इन दोनों को मिला के जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा आपका इनका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा ना उससे भी कम होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका 3 ओम है, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा यहाँ पे पैरेलल में तो ये बनते हैं रेसिप्रोकल, जुड़ते हैं, आपका 1/2 प्लस 1/3 होगा, LC का 6, ये बनेगा 3 + 2 यहाँ पे 5/6, इसको मैं उल्टा करूंगा बनेगा 6/5। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे 1.2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1.2 2 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है, तो यहाँ पे जब कभी भी आपका जो सर्किट है अगर वो पैरेलल होगा, रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होंगे, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आपका इंडिविजुअल से भी कम होता है। तो यहाँ पे यही देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ग्रेटर लिखा हुआ है, ग्रेटर तो नहीं होगा, स्मॉलर देन, इक्वल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द ईदर ऑफ द टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर था, और ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो 10th में भी हमने किए होते हैं। 10th के क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे कुछ पूछ ले गए हैं ना, क्योंकि पूछे तो वैसे 11th के ही हैं, लेकिन 10th वाला पार्ट भी 10th में भी डिस्कस किए होते हैं वाली चीजें हमने, है ना, तो ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं पूछा गया है, बस आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इफ 24 कूलम ऑफ चार्ज आर ट्रांसफर्ड इन 3 सेकेंड। अब देखो क्या बोला गया है कि कितना करंट फ्लो करेगा, तो मतलब मेरे को यहाँ पे करंट निकालना है ना। आपसे बोला गया कि जब आपका 24 कूलम ऑफ चार्ज, अब चार्ज की यूनिट क्या होते हैं, कूलम होते हैं, तो मतलब यहाँ पे क्यू कितना दिया हुआ है, 24 कूलम दिया हुआ है। आपसे यहाँ पे बोला गया कि कितने टाइम में जा रहा है, 3 सेकंड में, तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेकंड। अब आपको यहाँ पे ये रिलेशन बताना चाहिए कि आई क्यू एंड टी के बीच में कितना रिलेशन होता है। तो करंट क्या होता है, करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज
फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, कितने सेकंड में फ्लो कर रहा है। अगर कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा इसका मतलब है करंट ज्यादा है, अगर ज्यादा टाइम में कम चार्ज फ्लो करेगा मतलब करंट कम है। तो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो Q दिया हुआ यहाँ पे 24, T दिया हुआ 3, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा यहाँ पे आपका 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर आपका इजीएस्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था यहाँ पे आपको। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। थोड़े यहाँ पे पेपर आपका बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं है, मॉडरेट टू इजी लेवल का पेपर आपसे यहाँ पे पूछा गया था 2025 में। तो इसी तर्ज पे आपका 26 का भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एक लेवल ऊपर ही पढ़ेंगे, एक लेवल ऊपर ही तैयारी करेंगे यहाँ पे, जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ये क्वेश्चन तो कर ही पाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आ गया तो उसको भी हम यहाँ पे टैकल कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया था अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल नो ईएमएफ बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। देखो यहाँ पे फ्राडे का लॉ क्या बोलता है ना, ये बात करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, है ना, कि मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होता है। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन, बोलते हैं ना, इंड्यूस करना ना, कि जैसे आपका यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक कॉइल है ना, ये कॉइल है ना, इसको मैंने यहाँ पे करंट से इससे इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया यहाँ पे किससे, एसी सोर्स से, और एक कॉइल आपका यहाँ पे इस तरह से एक और कॉइल है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कोई यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ना, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लगा दी मैंने वोल्ट मीटर की देखने के लिए कि क्या करंट जा रहा कि नहीं जा रहा। अब यहाँ पे जब करंट जाएगा तो करंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट का जनरेशन होगा और यही करंट आगे आके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होता है। और ये तभी होगा जब आपका यहाँ पे कैसी होगी, डायनेमिक होगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, डायनेमिक होगी, मतलब लगातार चेंज होती रहेगी। अगर वो यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, अगर वो चेंज नहीं होगी, रुक जाएगी, तब आपका यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो यही बोला गया था कि कौन सी कंडीशन होगी, जब आपका नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कि जब यहाँ पे कोई ईएमएफ नहीं रहेगी, जब मैग्नेट को पुश किया जाएगा कॉइल में। अब देखो यहाँ पे ऑड वन देखना यहाँ पे, व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, when the magnet is moving towards the coil, when the magnet is moving away from the coil। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, आपको सपोज क्वेश्चन ही नहीं आता, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला नहीं पढ़ा आपने। ओड वन आउट देखो यहाँ पे, पुशिंग मूव कर रहा है, मूविंग मूविंग स्टेशनरी, तो आंसर यहाँ पे स्टेशनरी आएगा। कि जब कभी यहाँ पे जब स्टेशनरी कर देंगे हम यहाँ पे मैग्नेट को, जब मूव नहीं करेंगे, तो मैग्नेट को जब मैं मूव करता हूँ तब तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जब मैंने उसको रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट होगी, ठीक है, वो ही सिंगल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो उसकी वजह से एक बार तो इंडक्शन होगी, लेकिन बार बार नहीं हो पाएगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका यहाँ पे स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे कॉइल के पास लेके आएंगे, वो मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी रख दी मैंने, है ना, रुकी हुई है वो, तो उस केस में आपका कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब वो मूव कर रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखो ओड वन आउट से भी आंसर कर सकते हो आप। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन करने का आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे करना है, ठीक है। ये जो वीडियो लाने का उद्देश्य है वो यही है कि आपको बताया जाए कि क्वेश्चन का आंसर आप किस तरह से कर सकते हो। आपको अल्टीमेटली करना क्या है, स्कूल में जाओगे वहां पे पढ़ाना है, पढ़ाना भी आना चाहिए, लेकिन पेपर भी किस तरह सॉल्व करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि जो ओम्स लॉ है, ठीक है, अंडर विच कंडीशन इज द ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल। ओम्स लॉ कौन सी कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, देखो ओम्स लॉ पे कितने क्वेश्चन आए हैं, ईएमएफ पे कितने क्वेश्चन आए हैं, एलसी सर्किट पे क्वेश्चन कितने आए हैं, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो बोला गया सेमी कंडक्टर ऑपरेटिंग एट द एलिवेटेड टेंपरेचर, मेटलिक इंडक्टर व्हेन टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट, ऑल टाइप ऑफ कंडक्टर इन एवरी कंडीशन, या इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे अंडरगोइंग द केमिकल चेंज। अब देखो ओम्स लॉ कहाँ पे होता है अप्लाई, मेटलिक कंडक्टर में होता है ओम्स लॉ अप्लाई, है ना। अभी देखा था विषय पढ़ के आए थे, मेटलिक कंडक्टर वहां पे लिखा हुआ था, तो ओल्ड टाइप ऑफ कंडक्टर में तो नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में केमिकल चेंज में तो नहीं होगा, सेमीकंडक्टर स्फेरिकल एलिवेटेड टेंपरेचर, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। कि जब का यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट पढ़ते हैं ना यहाँ पे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कितनी बार यहाँ पे पूछ लिया गया आपसे सेम क्वेश्चन, देख रहे हो यहाँ पे सेम क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा गया है। बस यही आपने ध्यान रखना है कि जो चीज पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़नी है, तो उसको आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, ताकि कहीं भी क्वेश्चन घुमाया जाए तो आप वहां से घूमो ना, आप ही क्वेश्चन को घुमा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कलर कोडिंग के ऊपर है। कलर कोडिंग के ऊपर आपको फिर मैं ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे, एक है ना, कलर कोडिंग आप किस तरह से याद रखोगे, कौन सा कलर किसका होता है। तो यहाँ पे इसके लिए आपका एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं आपका बी रॉय, क्या बोलते हैं, वी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कहां से है ये, ग्रेट ब्रिटेन से है। हैज अ वेरी गुड फाइल, हैज अ वेरी
गुड वाइफ वेयरिंग, क्या करती है, वेयर गोल्ड सिल्वर नेकलेस। पहले गोल्ड का नेकलेस डालती है, सिल्वर का नेकलेस डालती है। अब यहां से आपने क्या क्या याद रखना है, ये पहला बी किसको शो करता है, ब्लैक को। पहला बी किसको शो करता है, ब्लैक को। दूसरा बी करता है ब्राउन को शो। आर से होता है रेड, ओ से होता है यहाँ पे आपका ऑरेंज, जी से आपका यहाँ पे आएगा ग्रीन, बी से आएगा ब्लू। देखो पहले आप ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर ब्लू है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। हैज से कुछ नहीं है आपका, ये सेंटेंस बनाने के लिए था। ये है आपका वॉयलेट आएगा, फिर आपका लास्ट में आपका ग्रे आएगा एंड लास्ट में व्हाइट आ जाएगा। तो यहां से कैसे नंबर याद रखना कि ब्राउन के लिए आपका यहाँ पे पहला नंबर होता है 0, ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 जैसे आता रहेगा, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, ग्रीन के लिए 4, ब्लू के लिए 5, वॉयलेट के लिए 6, है ना। तो ये पहले दो डिजिट जो होते हैं ना आपके, ये जो पहले दो नंबर होते हैं, ये कलर कोडिंग होते हैं, ये पहले उनके नंबर्स आते हैं ना, आपने डिजिट लिखने होते हैं। जैसे आपका लिखा है रेड और ब्लैक, तो रेड कहां पे आएगा, रेड कहां पे दिख रहा है आपको, तो बीबी रॉय रेड दिख रहा है आपको तीसरे नंबर पे, तो ये होगा 0, ये 1, ये 2, तो मतलब यहाँ पे आएगा 2, पहले नंबर पे 2 आ जाएगा। फिर ब्लैक लिखा, ब्लैक पहले नंबर पे 0 इसका नंबर होता है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब अगला यहाँ पे जो नंबर आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगला यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तीसरा यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो ये है ब्राउन। तो यहाँ पे देखो ये था आपका यहाँ पे ब्लू, ये था आपका यहाँ पे, ये था ब्लैक, ये था ब्राउन। तो यहाँ पे अब 10 की पावर में चलता है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 नहीं होता, 10 की पावर 0 इज 1, 10 की पावर 1 2 3 4 इस तरह चलता रहेगा। तो इसको मैं करूंगा 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 1 है। फिर आता है प्लस माइनस, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे है प्लस माइनस 5%, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 5%। अगर सिल्वर लिखा होता तो वहां पे आता प्लस माइनस 10%, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 प्लस माइनस 5%। तो ये आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। कलर कोडिंग बहुत इजी है, पहले दो जो लिखे होते हैं उनका प्लेस देखो यहाँ पे कौन कौन सा है उसको लिखो, अगला मल्टीप्लायर लिखो 10 की पावर 0 1 2 3 इस तरह से करके, एंड अगले में लिखो यहाँ पे कि अगर आपका यहाँ पे गोल्ड है तो आपका यहाँ पे 5% है, अगर यहाँ पे सिल्वर है तो 10% है, अगर कुछ भी नहीं है तो 20% है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो 20% वहां पे आएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 200 ओम प्लस माइनस 5%। तो यह है कलर कोडिंग। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो नेकलेस का मतलब नो कलर है ना, तो मतलब नेकलेस का नीचे नीचे आपका यहाँ पे कोई भी टॉलरेंस नहीं है ना, तो यहाँ से इस तरह से आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा। अभी मैंने फॉर्मूला करवा के आया हूँ मैं आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट आपका ईएमएफ का। बोला गया कि दो सेल्स हैं, एक की ईएमएफ 2 वोल्ट है, दूसरे की 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक का यहाँ पे 2 ओम है, दूसरे का 4 ओम है, दोनों को यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे है, ये आपका यहाँ पे इस तरह सर्किट है, ये आपका यहाँ पे ना इस तरह सर्किट है आपका, ये वाला ये इस तरह से है ना, ये आपका 2 वोल्ट है, इसके लिए 2 ओम है, 6 वोल्ट के लिए यहाँ पे 4 ओम है। तो आपको पता है यहाँ पे ये E1 है, ये आपका R1 है, ये आपका E2 है, यहाँ पे R2 है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, दिस इज द इक्विवेलेंट जो आपका यहाँ पे EMF का फॉर्मूला आता है। बस ये आपने फॉर्मूला लगाना है और यहां से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आपने यहाँ से आंसर करना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आपने आंसर करना है, ठीक है। तो होप करता हूं ये जो सेशन है ये आपकी हेल्प करेगा किस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, कहां से कहां तक पहुंचना होता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब आप यहाँ पे किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। सिंपल यहाँ पे चीजें आपसे रखी गई हैं, ज्यादा आपसे डीप डाउन नहीं पूछा गया है, बट आपको ये पूछा देखा गया है वहां से कि आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं है, आपको जानकारी है टर्म्स के बारे में, आपको जानकारी फॉर्मूला के बारे में, आपको यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में क्लैरिटी है कि नहीं है, वो चीजें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर यहाँ पे सेशन में कुछ भी अच्छा लगा हो, चीजें समझ आई हो, तो सेशन को यहाँ पे लाइक करना, चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह से आपके लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी, आपके एग्जामिनेशन में बैच भी लाएंगे जहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे डिटेल में चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो जरूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यहाँ पे बाकी बच्चों तक भी चीजें पहुंचे, है ना। ये याद रखना कि शेयर करने से ये मत सोचना कि यहाँ पे उसके तरफ नॉलेज चली जाएगी। देखो नॉलेज तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करती है कितना लेना चाहते हो। क्लास में स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, तो फर्स्ट तो एक ही आता ना, टीचर पढ़ाने वाला सिंगल होता है, सेम टीचर वही चीजों को पढ़ा रहा है, लेकिन उनको ग्रैब करने में कैपेसिटी कितनी बच्चों की, कितना वो खुद मेहनत कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है अभी सफलता, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना
तो चीज़ों को शेयर भी करना, लाइक भी करना, और इस तरह से आपके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये निम्बस करियर्स टीचिंग इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको जो भी सेशंस होंगे उनकी जानकारी दे दी जाएगी, यहाँ पे इनकी पीडीएफ डाल दी जाएंगी, ताकि आप बाद में जो क्वेश्चन है आपके लिए डाले जाएंगे ताकि उनको आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, सो अभी के सेशन के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।